हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। कल के टॉपिक को अपन ने पढ़ा था। कल हमारी क्लास में डिस्कस हुआ था सरफेस केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड, ठीक है। और आपको नोट्स आज मैं ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा। कुछ बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाए थे, पहले मैंने स्टार्टिंग में भेजा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कल हमने पढ़ा था लियोफिलिक, ठीक है, मतलब द्रव स्नेही पढ़ा था। आज उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ध्यान से बहुत अच्छे से लियोफिलिक को पढ़ा है और नोट्स बनाए अपने लेवल पे, तो आप आज लियोफोबिक को बहुत जल्दी समझ लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो उसके रिवर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे लियोफोबिक का एक और नाम है हाइड्रोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नाम लिखा हुआ है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कॉलॉइडी विलयन। तो कल आपने जब लियोफिलिक को पढ़ा था, द्रव स्नेही को पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि ऐसे कॉलॉइडी विलयन जिनमें डीपी और डीएम को मिलाने मात्र से ही, मतलब बहुत आसानी से वो बन जाते थे, उसे अपन क्या बोलते थे? द्रव स्नेही यानी कि लियोफिलिक। आज उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर डीपी और डीएम को मिलाने से कॉलॉइडी विलयन नहीं बनेगा। अगर आपको कॉलॉइडी विलयन फिर भी बनाना है तो फिर आप क्या करोगे? कुछ स्पेशल उसमें केमिकल मिलाओगे, कोई एक्स्ट्रा उसका मिक्सिंग करोगे, मतलब ग्राइंडिंग करोगे उसको, या कुछ टेम्परेचर दोगे, कोई ना कोई केमिकल टेक्निक आपको यूज करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन पाएगा। बट कल ऐसा हो रहा था कि नॉर्मली ऐसे सॉल्यूशन के अपन ने बात की थी कि जो आसानी से डीपी और डीएम को मिलाया उसी से बन जाते थे। तो पहला फर्क यानी पहला डिफरेंस इन दोनों में ये। तो चलिए इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए। वे कॉलॉइडी विलयन में इंग्लिश में यहां लिख देता हूं। दोज कॉलॉइडल सॉल्यूशन which cannot prepared by easily mixing of DP and DM। वे कॉलॉइडी विलयन जिनका निर्माण डीपी व डीएम को मिलाने मात्र से नहीं होता, अपितु विशेष विधियों के द्वारा होता है, द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव विरोधी कॉलॉइडी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आगे लिखेंगे, दे रिक्वायर्ड सम स्पेशल methods to form colloidal solution। और इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो, those colloidal solution which can be prepared by some special methods known as a liophobic colloidal solution, ठीक। अगला पॉइंट आपका ये होगा, when solvent is water। कल आपने लिखा था when solvent is water then name of the solution will be, बोलो क्या था? हाइड्रोफिलिक। आज क्या हो जाएगा? when solvent is water then named as हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब ही ये होता है हेटिंग नेचर, उसके लिए अट्रैक्शन नहीं रखने वाला, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी पॉइंट को लिख लेंगे। यदि डीएम
सॉल्वेंट को आप DM भी लिख सकते हो। यदि DM, यहाँ मैं DM ही लिख देता हूँ इंग्लिश में, आप DM ही लिख लेना। DM को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेषित प्रक्षेपण माध्यम, सॉरी। तो जब प्रक्षेपण माध्यम जल है तो इसे जल विरोधी हाइड्रोसोल कोलाइडी विलयन कहते हैं। जल विरोधी हाइड्रोसोल कोलाइडी विलयन कहते हैं। जल विरोधी हाइड्रोसोल कोलाइडी विलयन कहते हैं, या हिंदी में ऐसा भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो कल जो हमने पढ़ा था लियोफिलिक, वो क्या था? रिवर्सिबल। ये इररिवर्सिबल होते हैं, दे आर इररिवर्सिबल। यानी कि इससे एक बार कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया तो फिर वापस उस सब्सटेंस को सेपरेट आप नहीं कर सकते और फिर उससे दोबारा कोलोइडल सॉल्यूशन तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इनमें सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन टेंडेंसी न के बराबर होती है। ठीक है, हिंदी वालों ने लिख दिया होगा, ये कोलाइडी विलयन अणु उत्क्रमणीय, कल वाला उत्क्रमणीय था, आज है अणु उत्क्रमणीय। दे do not have solvent hybridization नेचर। हिंदी मीडियम वाले इस पॉइंट को लिख लेंगे। इन कोलाइडी विलयनों में, यानी द्रव विरोधी की बात अपन कर रहे हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में या इन कोलाइडी विलयनों में विलायक संकरण की प्रवृत्ति नहीं होती है और दे आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। ये अत्यधिक अस्थायी होते हैं। अब अपन इनको स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? बाहर से स्टेबलाइजर मिलाते हैं। दे आर हाईली अनस्टेबल, सो stabilizer are added to स्टेबल इट। इनको स्थायी बनाने के लिए स्टेबलाइजर ऐड किए जाते हैं। अब स्टेबलाइजर क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर से मिलाया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, ताकि वो लंबे समय तक कोलोइडल फॉर्म में बना रहे। तो उसे अपन बोलेंगे कि स्टेबलाइजर है, और वो लंबे समय तक जो सॉल्यूशन वैसा ही बना रहेगा तो अपन कहेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन अब कैसा है? स्टेबल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ये अत्यधिक रूप से अस्थायी होते हैं। ये अत्यधिक रूप से अस्थायी होते हैं, अतः इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाहर से स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपन लिखते हैं। कल हमने लिखा था कि कोई चार्ज नहीं होता था लियोफिलिक के ऊपर। अब यहाँ पे कोई स्पेशल मेथड, केमिकल मेथड लगाया जाता है लियोफोबिक को बनाने के लिए, तो उस वजह से कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। तो अपन लिखेंगे दीज सॉल्यूशंस आर चार्ज्ड, मतलब या तो या प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक, ये कोलाइडी विलयन आवेशित होते हैं, और आवेश यानी कि दो ही प्रकार का होता है। जब पॉजिटिव इसमें चार्ज होता है, कल हमने कहा था कि चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये यहां तो चार्ज है, इट मीन्स दे शोज इफेक्ट
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाते हैं। किसका प्रभाव दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र का। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज है, कैथोड एनोड लगा दोगे आप तो वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन होती जरूर नजर आएगी आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सारे पॉइंट लगभग हो चुके हैं। अब बात करते हैं, एक पॉइंट अपन ने उसमें लिखा था कि वहां पर विस्कोसिटी बढ़ जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली ये सॉल्यूशन घुल नहीं रहा है। समझ में आया आपको बात? जबरदस्ती घोला जा रहा है, सॉल्यूशन को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात है कि ये विस्कोसिटी को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट अफेक्ट सरफेस टेंशन, ये श्यानता को भी प्रभावित नहीं करते हैं और पृष्ठ तनाव को भी प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की, तो कल अपन ने एग्जाम्पल लिया था गोंद का, आज अपन ले रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का कोलाइडी विलयन। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, उसका कोलोइडल सॉल्यूशन आप बना रहे हो, सोने का कोलाइडी विलयन। तो सोने को, गोल्ड को, मेटल है, आप पानी में डाल दो, आप खूब मंत्र पढ़ते रहो, 4 घंटे 5 घंटे, आप 10 दिन तक वेट करते रहो, वो पानी में आपको डिजोल्व होता नजर आएगा नहीं। इसका मतलब आपको कोई ना कोई स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गोल्ड का कोलोइडल सॉल्व बना रहे हो पानी में, तो गोल्ड क्या हो गया? डीपी, वाटर क्या हो गया? डीएम। यानी डीपी और डीएम को मिलाने से बना क्या? नहीं बना आसानी से। हाँ, आप जबरदस्ती बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि ब्रेडिंग आर्क मेथड आएगा जो गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो कुछ स्पेशल टेक्निक और मेथड लगा के तो बना देंगे, मगर आसानी से नहीं बन रहा है क्योंकि ये लियोफोबिक है। लियोफोबिक है, बहुत अनस्टेबल होता है बनने के बाद। इसको स्टेबल करने के लिए बाहर से चीजें मिलाई जाती है, उन्हें स्टेबलाइजर बोलते हैं। सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं होती, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ही नहीं होता। ये तो जबरदस्ती का मेल मिलाप किया हुआ होता है, यहाँ पर डीपी और डीएम को मिलाया जाता है जबरदस्ती, नेचुरली नहीं घुल रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी अफेक्टेड नहीं होती है, सरफेस टेंशन अफेक्टेड नहीं होता है, बस चार्ज आ जाता है यहाँ पर। अब चार्ज आएगा तो चार्ज की वजह से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है? दोनों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन कैसे करना है? देखो, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया कोई भी ऑब्जेक्टिव, तो आपको तुलनात्मक स्टडी जो है बहुत जरूरी है कंपैरेटिव वे में। तो कंपैरिजन देखो, अपन ऐसे करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें पहला कॉलम बना दो प्रॉपर्टी, हेडिंग लगा लेना आप, डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलोइडल विलयन में अंतर, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लेना इस टेबल का। आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, मैंने जो लिखा वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसका व्यू। डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहला कॉलम आप बना लीजिए प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में आप लिख लीजिए लियोफिलिक। अब हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है यार, ठीक। एक और कॉलम लीजिए, उसमें लिख दीजिए आप लियोफोबिक। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए। अब इसमें अपन बात करें तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में निर्माण की विधि यानी मेथड्स
या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, हिंदी में लिख देना निर्माण की विधि, ये निर्माण की विधि। तो लियोफिलिक कैसे बनता था बच्चों? डीपी और डीएम को मिलाने मात्र से ही, तो आप यहां लिख देना बाय मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है, डीपी और डीएम को मिलाने मात्र से ही बन जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पेशल methods required, विशेष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदी में लिख लेना विशेष विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट अपन बात करें निर्माण की विधियों के बाद, विलायक संकरण यानी कि सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं HBD, विलायक संकरण। तो बोलो बच्चों, इसमें प्रकृति उच्च होती है, ठीक है, हाई नेचर लिखा था आपने कि जो हमारा लियोफिलिक होता है उसमें सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन नेचर जो है काफी हाई होता है। इसके अंदर वेरी लेस, हिंदी में लिख देना प्रकृति उच्च होती है, प्रकृति कम होती है। तीसरा नेचर ऑफ सिस्टम, निकाय की प्रकृति, निकाय की प्रकृति ये कैसा था? रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय। ये कैसा है बेटा? रिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय। फोर्थ पॉइंट पे आप कंपैरिजन कर लीजिए स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी स्थायित्व, स्थायित्व ये मोर स्टेबल होता है और ये क्या होता है? लेस स्टेबल यानी बहुत कम स्टेबल होता है। इसको तो स्टेबल बनाने के लिए बाहर से स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। आप तो ये लिख सकते हो अनस्टेबल, बिल्कुल अनस्टेबल। इसमें लिख देना हिंदी में अधिक स्थायी और यहां पे लिख देना अस्थायी। अब बात करते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट पे, चार्ज यानी आवेश की बात करते हैं। तो यहां पर लिटिल चार्ज्ड ऑब्लिक न्यूट्रल होगा तो बहुत बहुत कम होगा, बहुत लिटिल चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। बट यहां पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा लियोफोबिक में। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में शॉर्ट लिख रहा हूं EFG, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा लिख देते हैं ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर चार्ज नहीं है तो डू नॉट शो, ठीक है, यूजुअली सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता। यहां पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। विस्कोसिटी सेवंथ पॉइंट है, विस्कोसिटी यानी क्षयांता। क्षयांता आप जानते हो यहां पर क्या होती है?
इंक्रीज होती है, यहाँ पर डू नॉट चेंज प्रभावित नहीं होती है यानी नहीं बदलती है। 8th पॉइंट आप देख सकते हो सरफेस टेंशन का, यानी कि पृष्ठ तनाव की बात अपन कर रहे हैं। यहां पे ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहां पर वही बात, डू नॉट चेंज। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स के बेसिक पे मैंने कंपैरिजन किया है। एक और पॉइंट देख सकते हो आप, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या है बेटा, यहां पर डीपी के पार्टिकल लियोफिलिक के अंदर नहीं होंगे, नॉट विजिबल इजीली, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा तब जाके दिख जाएगा, दिखेगा तो, वरना माइक्रोस्कोप सभी नहीं दिखते हैं कई बार तो। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, विजिबल यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते, और यहां पर विजिबल थ्रो माइक्रोस्कोप। ठीक है, विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों का कंपैरिजन पूरा होता है। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पढ़ लिया पूरा, जिसमें दो टाइप के कोलाइडी विलियन होते हैं, एक लियोफिलिक होता है, एक लियोफोबिक होता है, और पूरा इनको अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो टाइप ए था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको सॉल्यूशन चैप्टर से पहले, तो टाइप ए क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। टाइप बी था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, है ना। अब टाइप सी जो है आपका, टाइप सी या आप कह सकते हो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, पर आई थिंक जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी लिखवाया था। तो टाइप सी है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डीएम। ठीक है बच्चों, टाइप सी में हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डीएम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, और ये बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए मैं तुरंत पढ़ा रहा हूं आपको। डीएम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन 4 टाइप के होते हैं। इस आधार पर कोलाइडी विलियन 4 प्रकार के होते हैं। ऑन दिस बेसिस कोलाइडल सॉल्यूशन आर 4 टाइप्स। ठीक है, पहला है आपका इफ डीएम इज वाटर, जिसे अभी आप पढ़ भी चुके हो थोड़ी देर पहले इनडायरेक्ट वे में। इफ डीएम इज वाटर then known as aquasol ऑब्लिक हाइड्रोसोल। अभी हाइड्रोफोबिक वगैरह पढ़ा था ना आपने। तो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में डीएम यानी प्रक्षेपण माध्यम आपका जल है तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोसोल, एक्वासोल। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे अपन, एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो इसे हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहते हैं। दूसरा है बेटा आपके पास इफ डीएम इज बेंजीन। डू यू नो बेंजीन? सभी जानते हैं। देन नॉन एज बेंजोसोल। हिंदी में क्या लिखेंगे? बेंजोसोल। यदि डीएम बेंजीन है, अगर बेंजीन में घोला जाता है किसी डीपी को और कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोसोल। तो इसे बेंजोसोल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है इफ डीएम इज
एल्कोहल, देन क्या बोलेंगे बच्चों, देन नॉन एज, अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये नॉन एज एल्कोसॉल, नॉन एज एल्कोसॉल, ठीक है। अब तो आपको आदत हो गई, दो में लिख लिया, कैसे लिखना है, यदि प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल है, ये एल्कोहल, ठीक है। तो यानी कि अपन मोस्टली जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं, तो देखो सबसे ज्यादा प्रीफर तो होता है वाटर, जल। उसके अलावा बेंजीन में भी घोल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को अपन एल्कोहल में घोल सकते हैं, ईथर वगैरह भी काम में लेते हैं कई जगह अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं अपन लास्ट फोर्थ टाइप, इफ डीएम इज एयर। तो जब आपने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पढ़ा था तो वहां पे हमने एरोसोल एक वर्ड पढ़ा था, एयर, देन नॉन एज एरोसोल, एरो, यदि प्रक्षेपण माध्यम वायु है तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एरोसोल बोलेंगे। ये ऐसे लिख देना, एरोसोल, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा कंप्लीट किया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीएम। एक बार और बता देता हूं, अगर आपका डीएम टोटली, इसमें देखो टॉपिक का नाम ही क्या है, नेचर ऑफ डीएम। अब डीएम का जैसा भी नेचर होगा उसी हिसाब से सॉल्यूशन का नाम रख दिया जाएगा, बस यही क्लासिफिकेशन है। एक बार आप बिना देखे भी बोल सकते हो मेरे साथ, डीएम अगर आपका वाटर है तो एक्वासोल या हाइड्रोसोल, डीएम बेंजीन है तो बेंजोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, और एयर है तो एरोसोल, खत्म। जिसमें ये क्लासिफिकेशन बहुत छोटा है, ठीक है। अब आता है आपका टाइप डी, जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डीपी, जिसे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए और बने रहिए क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।